Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the test number 11, which is about the macromolecules, and the macromolecule belongs to the UHS topic number 8. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आप अपने सामने एक टेस्ट देख सकते हैं, डिस्प्ले कर दिया, जो कि आप लोगों के पास भी है। मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। उसका पहला क्वेश्चन नंबर 51 है। फोकस कीजिएगा वर्ड्स पे और समझिएगा, इसके जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉलीमर्स। ओके, पहली स्टेटमेंट कहता है अ होमोपॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर्स। ओके, मैंने इसे नोट कर लिया। A copolymer is formed by the polymerization of the two different types of the monomers. Exactly. Number 3, a terse polymer is formed by the combination of the three different types of the monomers. Clear? आगे वो क्वेश्चन करता है, कहता है which of the above statement is correct. तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं. We know that the monomers, if one type of the monomer is present, they are called as the homopolymers. अगर दो तरह के monomers हैं, they are the copolymers. और अगर तीन तरह के हैं तो they are called as stereopolymers. All these three statements are very right. So इनमें से जो ऑप्शंस देखता हूं, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल, इसमें कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आपके सामने पेपर है. क्वेश्चन नंबर 52, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक्सेप्ट आए, जिनमें इनकरेक्ट आए, उनको ध्यान से करना होता है, स्मार्टली वर्किंग करते हुए करना होता है, क्योंकि ये नेगेटिव क्वेश्चंस हैं. सो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा. It is one of the easiest plastic to mold. हाँ, नोट कर लिया. It is widely used for packing breakable objects and for floor covering. ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है. Number 3, it is usual to add a pigment to give an opaque material. ठीक है, since it is transparent. Okay. नंबर 4 कहता है इट इज फेमिलियर एज बॉल पॉइंट पेन्स इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे लेक्चर को आपके जहन में रखें, आप अपने जहन में, तो आपको पता है कि मैंने जब प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी और मैंने स्ट्रक्चर्स एलैबोरेट किए थे, तो मैंने वाज़ेह तौर पे इनके यूजेस के ऊपर फोकस किया था. और मैंने कहा था कि इनमें से एंटीस्ट्रेस के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. बिल्कुल उसी बात पे बेस करता हुआ क्वेश्चन है. सो व्हाट इफ आई एम गोइंग टू रीड इट अप. वो क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास स्टेटमेंट के मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो नंबर 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पता क्यों? अगर नंबर 2 स्टेटमेंट का पहला पार्ट पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है इट इज वाइडली यूज्ड फॉर पैकिंग ब्रेकेबल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, बट नॉट फॉर फ्लोर कवरिंग. फ्लोर कवरिंग के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज होता है. आप नोट डाउन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं. फ्लोर कवरिंग इज द यूज ऑफ द पॉलीविनाइल क्लोराइड. सो दैट्स व्हाई उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी. तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. नंबर 2 इज द ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है. द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड कंबाइंड इन अ पेप्टाइड चेन इज रेफर्ड टू एज द डैश स्ट्रक्चर. सिंपलेस्ट सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स व्हिच आर गोइंग टू जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन. तो हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी प्रोटीन्स, जिसमें कोई कॉइलिंग नहीं है, कोई 2D स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज वेरी सिंपल. अल्फा ऑप्शन, प्राइमरी प्रोटीन्स, द प्राइमरी स्ट्रक्चर. हम जानते हैं ना कि हमने क्लासिफाई किया था प्रोटीन्स को अपने लेक्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स में, और डिपेंड करते थे कि हमारे पास अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है, सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो प्राइमरी प्रोटीन है. अगर हमारे पास जिगजैग या क्वाइलिंग आ गई, जैसे बीटा प्लेटेड शीट में या हमारे पास बीटा फ्लैट शीट्स में, तो हमारे पास दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. एंड सो ऑन. टर्शियरी में 3 डायमेंशनल आ जाता है, और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स में हमारे पास एक कॉर्पस्कुलर स्ट्रक्चर बन जाता है. तमाम बातों को ध्यान में रखें. तो उसमें रिवाइज करने का मकसद ये है कि यू कैन गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन. अब क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर मोस्ट हाई मोलेकुलर मास पॉलीमर्स. ओके, देखते हैं, करते हैं. मेकिंग प्लास्टिक्स, नोट किया. मेकिंग बायोपॉलीमर्स, वेल यहां पे गड़बड़ है. बायोपॉलीमर्स आप बना रहे हैं? नहीं, ये तो सिंथेटिक काम की बात हो रही है. चले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. मेकिंग रबर, मानते हैं. मेकिंग फाइबर्स. स्टेटमेंट क्या कहता है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देखते हैं. तो मेरे पास जो इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज नंबर 2 ऑप्शन. बायोपॉलीमर्स तो नेचुरल होते हैं, आप उन्हें बना नहीं सकते. तो बीटा ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन. वेरी सिंपल आंसर, वेरी क्लियर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55.
Which of the following statement is incorrect? Once again a negative question, so be vigilant about. Which of the following statement is incorrect about the polyamide? Okay, नालोन 6 की बात कर रहा है. polyamide of course कार्बोक्सिलिक एसिड और एमिनो ग्रुप मिल रहे हैं, वाटर की एलिमिनेशन से कंडेंस होकर एक एमाइड लिंकेज बन रही है जिसको बायो में पेप्टाइड लिंकेज भी बोलते हैं. तो ये तमाम बातें ध्यान में रखें. अब बातें क्वेश्चन की तरफ. इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कहता है इट इज टाइप ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. बिल्कुल सही कह रहा है जी. इट इज टफ एंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. नालोन फाइबर से हमें पता है. इट इज यूज फॉर एज अ टेक्सटाइल फाइबर, बिल्कुल हम जानते हैं टेक्सटाइल फाइबर के तौर पे यूज होता है. मिक्सिंग होती है क्लॉथ्स में, स्टेबल में, पैराशूट्स वगैरह में. इट हैज थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टीज, ये गलत है. व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोसेटिंग प्रॉपर्टीज? क्या अगर हम नायलॉन को हीट अप करें तो वो सॉफ्ट नहीं होता? हो जाता है. थर्मोसेट्स तो वो हमारे पास सॉफ्ट नहीं होते, उन्हें गर्म करें वो सॉफ्ट नहीं होते, ज्यादा गर्म करें तो वो डीकंपोज हो जाते हैं. ऑर्डिनरी हीटिंग पे ना वो डीकंपोज होते हैं ना सॉफ्ट होते हैं. तो ये जो मेरे पास डेल्टा ऑप्शन है, दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. इट्स वेरी मच क्लियर एंड सिंपल फॉर यू पीपल, आप इसे याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं. पॉलीथालीन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए होमोपॉलीमर. यही मेरा आंसर है. मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में, इस पेपर के पहले क्वेश्चन में जस्टिफाई किया था कि व्हाट आर homopolymers? All those polymers which are made up of only one type of the monomer, they are homopolymers. He is talking about the polyethylene, polyethene. इसमें सिर्फ ethene monomer है, so it's example of homopolymer. So very simple, clear, but while answering the question you must have to think closely and then answer satisfactorily. ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन मेरा आंसर है. homopolymers हमारा सिंपल सा आंसर है. क्वेश्चन नंबर 57 की बात करता है, वो कहता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल सिंथेटिक फाइबर हैज द स्ट्रक्चर. वेल, अब व्हाइट बोर्ड पे देखें, मैंने इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी किया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अब देखें क्वेश्चन नंबर 57, विनाइल सायानाइड, इसको एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं. स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, विनाइल सायानाइड को एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं. ओके, तो इसका जो पॉलीमर है उसे पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बोल देंगे, एक्रिलिक फाइबर बोल देंगे. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, यहाँ पे आप एक और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन याद रख लें. इसका आंसर तो बड़ा सिंपल था. अगर मैं साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. हम जानते हैं कि साइनाइड ग्रुप का जब एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. तो फिर स्ट्रक्चर को जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और CN की जगह COOH आ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे? हम एक्रिलिक एसिड बोलेंगे. ठीक हो गया. तो स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है ताकि अगर आपसे वो किसी भी किस्म का पॉलीमर मैक्रोमोलेक्यूल में ड्रॉ करके स्ट्रक्चर पूछे जैसा कि इसने पूछा है तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट. सो अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं तो सिंपल सा आंसर है मेरे पास जो ऑप्शन है, दैट इज द अल्फा ऑप्शन. वेरी सिंपल आंसर. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर वाटर टैंक and in clothes making? My dear students, now you are getting the knowledge and you are becoming aware about the importance of the uses. मैंने अपने लेक्चर में कहा था बेटा आप लोगों ने यूजेस के ऊपर फोकस करना है. ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं बट दे मैटर्स, ये की वेटेज में आते हैं. तो आपसे अब वो यूजेस पूछ रहा है. वो किसके पूछ रहा है? वो कहता है हमसे कि which of the following is used to prepare the water tank and the cloth. तो पॉलीएस्टर का यूज है. ये आपने पॉलीएस्टर बनाया था ना, डेक्रोन, हाँ, जिसे टैरलिन कहते थे, हाँ, जिसमें हमने टर्सैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल को कंडेंस किया था. एग्जैक्टली ये उसकी बात कर रहा है. तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, द पॉलीएस्टर. उसके यूजेस में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 59 की बात करता है, Which one of the following is incorrect statement? Once again a negative question. आपकी तमाम स्टेटमेंट्स राइट होंगी, आपने गलत वाली को चूज करना होगा. About the DNA and RNA, the very familiar structure. You being a student of the biology, you're very much aware about all these structures. Let's talk about हमें क्या कहता है. A ऑप्शन कहता है कि it contains the deoxyribose sugar, बिल्कुल ठीक कहता है. RNA में कहते हैं it contains the ribose sugar, बिल्कुल ठीक कह रहा है. नाइट्रोजन बेस इन डीएनए आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, और आरएनए में थायमिन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, बिल्कुल ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है. चार्ली ऑप्शन डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, हम जानते हैं, एंड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड. पहले तीन ऑप्शंस ठीक हैं. अब डेल्टा ऑप्शन की अगर बात करें तो कहता है डीएनए, इन डीएनए द डीऑक्सीराइबोस इज 6 मेंबर रिंग, बिल्कुल गलत है. वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड. मैंने इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में स्ट्रक्चर बनाया. क्वेश्चन नंबर 59 में ये मैंने दोनों जी, एक डीऑक्सीराइबो शुगर बनाई है और एक मैंने राइबो शुगर बनाई है. अच्छा, ये डीएनए में होती है या आरएनए में होती है? नंबर 2 कार्बन के ऊपर वेरिएशन है. ये नंबर 2 कार्बन में डीऑक्सी हो गया ना, ये नंबर 2 में ऑक्सीजन है राइबोन्यूक्लिक एसिड में. अब यहां पे जब वेरिएशन आती है
चाहे स्ट्रक्चर की बात जो भी कर ले, मैंने सिर्फ इसलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि आप लोगों के सामने नंबर 2 पोजीशन के ऊपर आने वाली चेंज भी क्लियर हो जाए। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है जो आपके पेपर में पूछा गया, बड़ा सिंपल है, उसने कहा 6 मेंबर। तो आप चाहे डीएनए की बात करें चाहे आरएनए की बात करें, उसमें जो भी पेंटोस शुगर है दैट इज 5 कॉर्नर रिंग, और ये गलत कह रहा है। हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी सिंपल आंसर, और इसका सोल्यूशन आप पेपर में भी देख सकते हैं जो कि आपके सामने ड्रॉ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। The phenomenon in which each daughter cell as a result of the meiosis, ठीक है, contains the DNA identical to that of the, जब हमारे पास उसकी कॉपी जाती है डॉटर सेल्स में फ्रॉम द पेरेंट सेल इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इट्स वेरी सिंपल। रेप्लिका, हमारे पास डीएनए अनजिप होता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और हमारे पास बिल्कुल उसकी कॉपी डॉटर सेल्स में चली जाती है। सो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन। तो आंसर देखें तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड द क्लियर आंसर। Question number 61, students. Consider the following statement about the function of DNA. Okay. To synthesize proteins only. Only क्यों भी? हाँ, अब एक अलग-अलग स्टेटमेंट बोलेगा। मैंने जब एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर करना होता है तो मैं तमाम स्टेटमेंट्स को बड़ी तसल्ली से पढ़ूंगा, बीइंग अ स्टूडेंट इसको एनालाइज करूंगा और देखूंगा कहीं पे कोई ट्रिक या कोई रॉन्ग बात तो नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट तो मेरे पास बिल्कुल ठीक आ गई। दूसरी स्टेटमेंट है टू ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, एग्जैक्टली यही इसका काम है, टू प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक ही बात को दो अंदाज में किया गया। क्वेश्चन क्या करता है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ डीएनए? सारी करेक्ट है जी, ऑल आर करेक्ट। सो द सुटेबल मोस्ट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन। 1 2 3 दे ऑल आर करेक्ट। वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन। ये आप तभी आंसर कर सकेंगे व्हेन यू आर वेरी मच फेमिलियर अबाउट द जेन्युइन यूज। आपको पता है कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन, और ये कमांड दे के जो भी ऑफस्प्रिंग के फीचर्स होते हैं उनको डेवलप करने में बुनियादी रोल प्ले करता है। तो डेल्टा ऑप्शन वाज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 क्लियर। नंबर चलते हैं 62, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। Mark the incorrect statement about plastics. Once again, they are going to train you about the negative questions. आपको तमाम ऑप्शन सही मिलेंगी, एक गलत होगी, उसको चूज करना है। They are light in weight. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। बीटा ऑप्शन कहता है they are good insulators of heat and electricity. Exactly, they are light in weight, the insulator of electricity. प्लास्टिक्स की बात कर रहा है। They are not biodegradable. चार्ली ऑप्शन गलत है, ये मेरा आंसर है। उसने कहा इनकरेक्ट को बताओ। भाई बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसी वजह से सराउंडिंग में पोल्यूशन है। अगर ये बायोडिग्रेडेबल हो तो कोई इश्यू ना हो। आज की सेंचुरी में, आज के दौर में इनको इसीलिए बैन किया गया है और इनकी जगह ऐसे रिप्लेस करने के लिए मटेरियल्स लाए गए हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते प्लास्टिक्स। हाँ, इनकी हम रिसाइकलिंग, रीप्रोसेसिंग कर सकते हैं, इनको रीयूज कर सकते हैं, बट इनको अगर हम एक्सपोज ऑफ कर दें तो अगर आप पॉलीथीन के शॉपिंग बैग को प्लेस कर दें तो 10 साल बाद भी वैसे ही रहेगा। वो एंजाइम्स और कैटालिस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म से इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। चार्ली ऑप्शन गलत कह रहा है, ये मेरा आंसर था जो मैंने चूज करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दैट इज 63। Regular coiling or zigzagging of a polypeptide chain caused by the hydrogen bonding, okay, between the NH and the C double bond or carbonyl groups of the amino acids near each other in, well, उसने हमें स्ट्रक्चर्स दे दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और ये जो डेफिनेशन बोल रहा है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की है। सो वेरी सिंपल आंसर, द डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जिसमें रेगुलर जिगजैगिंग होती है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एमाइनो NH एंड कार्बोनाइल कार्बन सी डबल बॉन्ड हो, इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टैब्लिश होता है उस वजह से हमारे पास वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, जिगजैगिंग बनती है। सो डेल्टा ऑप्शन, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट्स नॉट प्राइमरी, नीदर प्राइमरी नॉर टर्शियरी। वैसे आप देख सकते हैं पेपर के इसके ऊपर डिटेल भी प्राइमरी प्रोटीन्स की और सेकेंडरी प्रोटीन्स की सारी एक्सप्लेन कर दी गई है। और अगर आप सॉल्यूशन में देखें तो प्राइमरी प्रोटीन्स में वो कुछ वर्ड्स बोल रहा है, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, भाई ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। आपके सामने इस वक्त पेपर में जो स्लाइड चल रही है उसमें कुछ वर्ड्स बोले गए हैं, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस, ये सारे वाटर सोलुबल है क्योंकि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है और उसके बाद हमारे पास पोलर एमिनो एसिड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, ये स्मॉलर होते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये यूनिट स्मॉलर होता जाएगा ड्यू टू इट्स पोलर नेचर दैट इज वाटर सोलुबल। ये भी एक याद रखिएगा, बात मैंने एक्स्ट्रा बताई फॉर योर इंफॉर्मेशन, पूछा जा सकता है। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलीमर मटेरियल्स वेरी वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द, ओके, जो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं किस पर डिपेंड करती हैं? ऑप्शन ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ पॉलीमर, एग्जैक्टली, ओनली केमिकल पे भी डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर पे भी, ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं।
So my answer will be the Charlie option, both A and B. हमारे पास chemical composition of the polymer also decides as well as its structure. उसके structure के वेरिएंट या complex होने से उसकी nature, उसका reaction, उसकी stability totally change हो जाती है. जैसे primary protein का structure easy to hydrolyze है, अगर आप quaternary protein को लाएंगे तो आपको एक different case face करना पड़ेगा. Structure matter कर रहा है. So all these things mattered. क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर चार्ली है, उसका स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन दोनों चीजें मैटर कर रही हैं. क्वेश्चन नंबर 65 डियर स्टूडेंट्स, द प्यूरीन्स प्रेजेंट इन डीएनए आर. भाई प्यूरीन्स क्या होती हैं? ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस जो लार्जर इन साइज होती हैं. ये भी एमसीक्यू आप बेटर जानते हैं. एडेनिन, गुआनिन, और ये डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होती हैं. आरएनए में भी यही होती हैं, डीएनए में भी यही होती हैं. ठीक हो गया. सो एडेनिन एंड गुआनिन, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. हाँ, पिरिमिडीन्स की जब बात आएगी तो फिर हमारे पास डीएनए में क्या है? थायमिन आ जाएगी और आरएनए में यूरासिल आ जाएगी उसकी जगह. ठीक है, तो ये याद रखनी है. क्वेश्चन नंबर 66, which of the following is used as initiator in the addition chain growth polymerization? My dear students, स्टेटमेंट बहुत रिच है क्वेश्चन की. मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था, जब मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा था एडिशन पॉलीमराइजेशन का और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का, मैंने बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म होता है चेन ग्रोथ, और वन साइड से चेन ग्रो करती है. सिंपल एडिशन होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट नहीं होते. ठीक है, और कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म कहते हैं. अब इसने जो क्वेश्चन किया है, ही इज टॉकिंग अबाउट द इनिशिएटर. अच्छा, आपकी टेक्स्ट बुक में जो बात की गई है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात की गई है. मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो चेन इनिशिएट होती है वो फ्री रेडिकल से भी होती है कॉमनली. फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं? होमोलाइसिस से. आमतौर पे हमारे पास पेरोक्साइड्स होते हैं, और जो पेरोक्साइड्स होते हैं वो इजीली ब्रेक होके फ्री रेडिकल्स जनरेट करते हैं. इसी तरह हमारे पास केटानिक चेन ग्रोथ भी होती है. इसी तरह हमारे पास एनायनिक चेन ग्रोथ भी होती है. तो ये भी आप अपने जहन में याद रखिएगा कि आपसे अगर वो एडिशन पॉलीमराइजेशन के इनिशिएटर की बात करें तो केटानिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं. क्वेश्चन वो कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इनिशिएटर इन द एडिशन पॉलीमराइजेशन. तो इन तमाम कंपाउंड्स में मैंने अभी वर्ड बोला बीटा ऑप्शन, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स. मैं नेक्स्ट बोर्ड पे चलता हूं, आपको मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाना है, मैंने बनाया आप लोगों के लिए. लेट्स मूव. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें क्वेश्चन नंबर 66 की जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन दी है, तो मैंने पेरोक्साइड्स के हवाले से वो जो स्टेटमेंट बोली वो लिख दिया कि पेरोक्साइड्स आर रेडिकल इनिशिएटर बिकॉज दे हैव वीक बॉन्ड्स एंड दे आर रेडली अंडरगो होमोलाइसिस. यू नो होमोलाइसिस, द होमोलिटिक क्लीवेज, जिसमें हर एक यूनिट अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखता है और फ्री रेडिकल्स बनते हैं. तो होमोलाइसिस के जरिए हमारे पास मिसाल दे दी मैंने, बेंजोइल पेरोक्साइड्स होते हैं, कॉमन फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स फॉर द एडिशन पॉलीमराइजेशन. ये टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड हो सकता है. तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके काम आएगी, अपने पास नोटिफाई कर सकते हैं. मैंने पेपर में भी डिस्क्राइब कर दिया, यू कैन सी ऑन द पेपर ऑल्सो. बहरहाल बीटा ऑप्शन थी क्वेश्चन नंबर 66 की. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 67. Identify the incorrect statement, once again the negative question, about the deoxyribonucleic acid. अच्छा, incorrect option देखते हैं. Adenine is paired with thymine through 2 hydrogen bonds. ठीक कह रहे हैं. Guanine is paired with the cytosine with the 3 hydrogen bonds. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. It can exist as a strict rod-like structure. हरगिज नहीं, हम जानते हैं डीएनए अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, रॉड-लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता. ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है. क्लियर आंसर है चार्ली ऑप्शन. आगे मैं डेल्टा को देखता हूं, इट हैज द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर. ये स्टेटमेंट ठीक है. सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन. वेरी सिंपल एंड क्लियर. क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं. पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. ओके, मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमराइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा. कहते हैं ओरिजिन बिल्कुल करते हैं बायो एंड सिंथेटिक में, स्ट्रक्चर की बेसिस पे करते हैं, यस हम करते हैं, लीनियर टॉर्सनल करते हैं ना, मैग्नेटिज्म की बेस पे कंडेंसेशन एडिशन करते हैं, और फाइब्रस मोलेकुलर फोर्सेस की बेस पे भी करते हैं. हम जानते हैं फाइब्रस पॉलीमर्स भी होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होते हैं. अब क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. हम पॉलीमर्स को इन चारों बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. ठीक हो गया. तो इसका आंसर डेल्टा है. यू कैन गो फॉर दैट. क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लिक एसिड. अब उसने आरएनए या डीएनए दोनों के हवाले से कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछनी है. दे आर प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल. बिल्कुल ठीक है जी, होते हैं. दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. ऑफ कोर्स दे डू. दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन. एग्जैक्टली दिस इज इन फैक्ट न्यूक्लियोटाइड इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द डीएनए. हाँ,
and consist of the one sugar molecule, ठीक है, पेंटोस शुगर होती है, the nitrogenous base at least, हाँ, and at least one sulfate. This is wrong. सारी स्टेटमेंट ठीक है, हम जानते हैं फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है, हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होता है। सो डेल्टा ऑप्शन में जो एक वर्ड है इसकी वजह से ये पूरी स्टेटमेंट गलत है और यही मेरा आंसर है। मैंने इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना था। सो डेल्टा ऑप्शन इज क्लियर। स्टूडेंट्स आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस द शुगर इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और अगर नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप आ जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में गलत स्टेटमेंट दे रहा है डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। Which one of the following nitrogen base is not present in DNA? It's a popular question. Thymine is being replaced by the uracil. Uracil नहीं होती, uracil RNA में होती है। इस सवाल को रिवर्स करके पूछ सकता है कि which one of the following nitrogenous base is not present in RNA? तो RNA में thymine नहीं होती, DNA में uracil नहीं होती। So question Charlie is my answer. Question number 71, students. The group of compounds that are primarily responsible for building the body of an animal and its maintenance is, हमारे पास सब कुछ प्रोटीन्स ही हैं। डीएनए जब रेप्लिकेट करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और वो प्रोटीन्स डिफरेंट अब तमाम फंक्शन करते हैं। एंजाइम्स हो जाए, बॉडी से सपोर्ट हो जाए, बोन्स की स्ट्रक्चर हो जाए, वो सारी कमांड बेसिकली हर बॉडी ऑर्गन में प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स आप जानते हैं प्राइम इंपॉर्टेंट, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। Number 72, question number 72. Polystyrene has all of the following properties except, once again negative question, except uses. Uses की बात कर रहे हैं। प्लास्टिक टॉयज बनते हैं, रेडियो एंड टेलीविजन बॉडीज बनती हैं, फूड कंटेनर्स बनते हैं, फ्लोर कवरिंग्स मैं पहले बता चुका हूं पॉलीस्टाइरीन पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनती हैं। सो देख लें कि यूजेस के हवाले से कितने एमसीक्यूज हमारे पास आ चुके हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू क्रैम द यूजेस, यू हैव टू मेमोराइज देम, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेल्टा ऑप्शन इज वेरी सिंपल आंसर, द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, द पेयर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग सेम टाइप ऑफ द लिंकेज, ओके, प्रोटीन एंड नायलॉन 6,6। वेल यही है, प्रोटीन्स में भी आप जानते हैं अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ओके, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमाइनो ग्रुप मिलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, कंडेंसेशन होती है, सी डबल बॉन्ड और एनएच बॉन्ड बनता है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को ही इमाइड बॉन्ड कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इमाइड बॉन्ड कहते हैं। अब नायलॉन 6,6 में जब आप क्या करते थे, मोनोमर्स याद है, मेरा लेक्चर याद है, उसमें मैंने आपको बताया था हेक्सामिथाइलिन डायअमीन अमाइनो ग्रुप आ गया। इसी तरह हमारे पास एडिपिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया, ये दोनों कंडेंस होते हैं तो इमाइड लिंकेज बनती है। सो यही मेरा आंसर है, प्रोटीन और नायलॉन 6,6 में सेम टाइप ऑफ लिंकेज होती है। बाकी मैं देख लेता हूं, प्रोटीन और पीवीसी में नहीं जी, पीवीसी तो सिंपल एडिशन पॉलीमर है, प्रोटीन इसका कॉम्बिनेशन। नायलॉन और पॉलीसाइलिन बिल्कुल मैच नहीं करते। डेल्टा ऑप्शन पीवीसी एंड बैकलाइट बिल्कुल मैच नहीं करते। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, इन दोनों में लिंकेज सेम होती है, प्रोटीन्स और नायलॉन 6,6 में। तो बोथ आर कॉल्ड एज पॉलीएमाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स, क्योंकि वही बॉन्ड लिंकेज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 इज वेरी सिंपल, अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। A polymeric substance that is formed in the liquid state and then hardened to rigid solid is called as the plastic, the thermoplastics। जब वो बनते हैं तो सॉफ्ट होते हैं, टेम्परेचर हाई होता है ना, और जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होता जाता है दे बिकम रिजिड एंड हार्ड, और इनको अगेन रीसोफन भी किया जा सकता है, दे आर प्लास्टिक्स। सो ऑप्शन चार्ली इज माय आंसर। सिंपल डेफिनेशंस पूछी हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एमडी कैट में, आप लोगों ने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 75। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, यू नो, विनाइल बेंजीन स्टाइरीन, उसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें। इट्स फार्मूला इज दिस, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, अल्फा ऑप्शन ठीक है, ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है, इट्स एन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। बीटा ऑप्शन, फॉर्मूला ऑफ इट्स मोनोमर इज विनाइल बेंजीन, एग्जैक्टली C6H5, और वो कनेक्ट होता है CH2 डबल बॉन्ड CH से, विनाइल ग्रुप से, बिल्कुल सही है। इट्स अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, ये गलत है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीइथाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट और एक्रिलोनाइट्राइल जो है
They all are addition polymers. They are addition polymers. They're not condensation polymer. You know, addition polymer में simple addition of the molecule होती है. मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि addition polymer में जो polymer है और जो monomer है उनका empirical formula same होता है, क्योंकि कोई elimination नहीं होती, कोई small molecule eliminate नहीं करते, इस वजह से इनका molar mass भी high होता है. सारी बातें आपके सामने है. बहरहाल चार्ली ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन, द राइट आंसर, एंड दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट जो उसने कहा, और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा था. मैंने चार्ली ऑप्शन जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट उसको हाईलाइट किया, मेरा आंसर है, एंड दैट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 76, डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ द पॉलीमराइजेशन. ओके, free radical polymerization, cationic polymerization, anionic polymerization. Okay, which of the following mechanism is involved in the addition polymerization? इसी पेपर में आपसे थोड़ी देर पहले मैंने जस्टिफाई किया था, ये तीनों के तीनों एडिशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म्स हैं. स्टूडेंट्स नेवर बी गेट कंफ्यूज्ड कि अगर आपकी बुक में डिस्कस नहीं किया गया कैटानिक और एनानिक को, बट आई एम हियर गोइंग टू से यू, और मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और हमारे पास केटानिक पॉलीमराइजेशन और एनानिक पॉलीमराइजेशन, ये तीनों एडिशन पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म्स हैं. सो माय आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 77, ड्यूरिंग द अनजिपिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस ब्रेक? सिंपल, हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं. एडेनिन, थायमीन में, गुआनिन, साइटोसिन में अभी पढ़ के आए, 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो अनजिपिंग के दौरान टूट जाते हैं, तो वो फिजिकल बॉन्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड. वेरी सिंपल आंसर. इन द एंट्रेंस टेस्ट वी हैव टू वर्क ऑन एवरी कॉन्सेप्ट टू गेट द कॉन्फिडेंस. डियर स्टूडेंट्स, हमें रिलैक्स होकर आंसर करना है, स्मार्ट वर्किंग करनी है, हमें कंफ्यूज या प्रेशर अप नहीं करना. जो चीजें सिंपल हैं वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन इतना लूज माइंड भी नहीं करना कि वो हमसे ट्रिक आउट हो जाए. हमने हर चीज का बड़े रिलैक्स माइंड के साथ, कूल एंड एक्टिव माइंड के साथ आंसर करना है. जैसे कि ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको लगेंगे मैं एकदम आंसर कर दूं, अगर इनमें भी वो ट्रिक्स ला सकता है, लिहाजा स्टेटमेंट को तसल्ली से पढ़ के फिर आंसर करना है. इसलिए मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं. दैट्स व्हाई अल्फा ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इज वेरी क्लियर ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं. Which one of the following is an example of the copolymer? क्या होता है जी कोपोलीमर? ऐसा पॉलीमर जिसमें 2 तरह के मोनोमर्स पाए जाएं, जिसमें 2 तरह के मोनोमर्स पाए जाएं. ओके, देखते हैं. पॉलीमाइड, हमने पॉलीमाइड लेक्चर में पढ़ा, कौन सा? नायलॉन 6,6. नायलॉन 6,6, इसमें कौन से मोनोमर्स थे? एडिपिक एसिड था और हेक्सामिथिलीन डायमीन. 2 तरह के मोनोमर्स थे. कंडेंसेशन पॉलीमर था, 2 तरह के मोनोमर्स थे. एग्जांपल ऑफ कोपोलीमर. वेरी सिंपल. अगर मैं बाकियों को देखता हूं तो पॉलीस्टाइरीन एडिशन पॉलीमर है, एक ही मोनोमर है स्टाइरीन. इस तरह विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, ये हमारे पास सिंपल हैं. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. ये कोपोलीमर है, बाकी तीनों होमोपोलीमर्स थे. क्वेश्चन नंबर 79, addition polymerization has all of the following properties except. It's an information based question. इसको सुनिएगा, समझिएगा, ये आपको इन्फॉर्म भी करेगा. ये बताएगा हमें एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रॉपर्टीज, और उसमें से जो नहीं होगी वो हम हाईलाइट करेंगे. कहता है इट इज अ फास्ट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन. माय स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ये फास्ट रिएक्शन है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो कि स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ये स्लो है कंपैरेटिव टू द एडिशन पॉलीमर. ठीक है, अब आपने याद रखना है बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड. एडिशन पॉलीमराइजेशन में एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं होती, ये वाज़ेह तौर पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. चार्ली ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स अनसैचुरेटेड स्टेटमेंट. ठीक है. डेल्टा इनिशिएटर इज नेसेसरी, बिल्कुल ठीक है. सो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 में बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक हो गया. क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स. व्हाट इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स? वेल, व्हाइट बोर्ड पे देखें, मैंने इसे सॉल्व किया. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 80 है आपके सामने. मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जो कि गिवन है. अब मैंने देखना है कि रिपीटेड यूनिट्स कौन से हैं. व्हाट इफ आई एम सेइंग, ऑब्जर्विंग अगेन एंड अगेन कि ये और ये इस मॉलिक्यूल में ये 3 रिपीटेड यूनिट है. इट मींस दिस इज अ मोनोमर, दिस इज अ मोनोमर एंड दिस इज अ मोनोमर. ये पॉलीप्रोपिलीन का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है. अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या है या फॉर्मूला, तो मैं आंसर कर देता हूं आपके सामने एक्सप्लेन करके. फॉर्मूला अगर मैं देखता हूं तो सिंपल आप देख लें, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है प्रोपाइलीन जिसे हम कॉमनली बोलते हैं, तो C3H6 इसका फॉर्मूला है. ऑप्शन देखते हैं.
तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. यू कैन कैलकुलेट आल्सो, वेरी सिंपल. ठीक है. So my students, question number 80, beta answer. Question number 81. Which one of the following is not homopolymer? ऑप्शन ए नायलॉन 66. हम जानते हैं ये कोपोलीमर है. आपसे थोड़ी देर पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि हमारे पास दो मोनोमर्स हैं. उसने पूछा बताएं कि होमोपोलीमर कौन सा नहीं है, यानी कोपोलीमर होगा या टर्पोलीमर होगा. तो अल्फा ऑप्शन मेरे पास आंसर है. अगर मैं बीटा को देखूं तो पॉलीस्टाइरीन होमोपोलीमर है. Charlie option, polyethylene and polyvinyl chloride. Delta option, they all are made up of the one type of the monomer. That's why they are called as the homopolymers. लेकिन nylon 66 में जो monomers दो हैं, they are copolymers. So alpha option is my answer. Question number 82 students. Terylene यानी background यानी polyester की बात करेगा. Polyester is an example of कंडेंसेशन पॉलीमर. हम जानते हैं कि हमारे पास टर्फैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल आपस में कंडेंस होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल. दो मोनोमर मिलते हैं, एक कोपॉलीमर बनता है, पॉलीएस्टर बनता है विद द एलिमिनेशन ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और इसमें दोनों तरफ से चेन ग्रो करती है. स्टेप ग्रोथ मैकेनिज्म है. दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म. सो वेरी सिंपल. चार्ली. माय स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. आप इनको सुनेंगे, इनके ऊपर मेंटल जॉगिंग करेंगे, वर्कआउट करेंगे और एनालाइज करेंगे. So Charlie option is my answer. Question number 83. Macromolecules are described as large molecules built up from the small repeating units called monomers. This is the definition of the monomer. Very simple answer. Polymer is made up of the small repeating unit called as the monomer. One piece. ठीक हो गया. Alpha option is my answer. Very simple. Students, question number 84 की बात करते हैं. What is the compound whose structure is shown? Okay, देखते हैं. मैं बात कर चुका हूं. फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, तो क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड. ठीक हो गया. तो ये मेरे पास आएगा कौन सी ऑप्शन? चार्ली ऑप्शन है, न्यूक्लियोटाइड. और यहां पे मैंने एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी शेयर की थी कि अगर फॉस्फेट ग्रुप ना हो, सिर्फ मेरे पास पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस हो, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, और अगर नाइट्रोजनस बेस और शुगर मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट ग्रुप आ जाए तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. तो ये मेरे पास चार्ली ऑप्शन है. जो स्ट्रक्चर था उसमें तीनों चीजें मौजूद हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85. नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ. नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ पॉलीविनाइल पॉलीमर. नहीं, अभी हम पढ़ के आए हैं. हमारे पास नायलॉन 66 एक पॉलीएमाइड है जिसमें हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं. इट्स अ पॉलीमाइड. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल. पॉलीमाइड लिंकेज पाई जाती है. इट्स अ पॉलीमाइड पॉलीमर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट. उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी डिस्कशन को सुना होगा और आपके बहुत से प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुए होंगे. आप इस डिस्कशन को सुने, इसकी बेस पे अपने आप को इंप्रूव करें. इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा. नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक अल्लाह हाफिज.